मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन। तो कोशिका विभाजन आखिर में होता क्या है? तो जब एक मात्र कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब दो या दो से अधिक कोशिका को निर्माण करती है, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो जो कोशिका टूटती है उसे हम मदर सेल कहते हैं, और टूटने के बाद से जो कोशिका बनती है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है, तो जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? जंतुओं में सेंट्रोसोम करता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। ठीक, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पादपों में सेल प्लेट करता है। तो कोशिका विभाजन जब एक कोशिका की टूटकर दो या दो से अधिक नए कोशिका निर्माण करती है, तो उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। जो कोशिका विभाजन होता है तीन प्रकार से होता है। पहला है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। ठीक, तो अब हम जानेंगे असूत्री विभाजन। जो असूत्री विभाजन होता है ये बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक, असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जैसे अभी हम असूत्री विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे में विषाणु जो विषाणु में कोशिका विभाजन होता है, असूत्री विभाजन द्वारा विषाणु में होता है। विषाणु, जीवाणु, जितने भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितने भी जीवाणु, विषाणु जितने भी आते हैं, उनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से समसूत्री विभाजन। इसमें इसके अंदर कोरोना भी आ जाएगा। और जो असूत्री विभाजन होता है बहुत तेजी से विभाजन होता है इसका। जैसे कोरोना में बहुत तेजी से विभाजन होने के बाद बहुत जल्दी कोरोना बढ़ रहा है, इसी तरह असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में क्या होता है? असूत्री विभाजन में जो सेल होता है, इस कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस है। तो एक कोशिका बड़ा होता है, और इसके बाद से बड़ा होने के बाद से इस आकार का हो जाता है। फिर उसके बाद से दो कोशिका बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं मदर सेल। कोशिका बड़ा होता है, इसके बाद से थोड़ा पिचकता है, उसके बाद इस दो विभाजन हो जाता है इसका। इसे हम दोनों को कहेंगे डॉटर सेल।
डॉक्टर से। ठीक, तो जैसे जैसे जब रोटी बनता है तो जो आटे का लोई होता है उसको कभी कभी बन जाता है, तो उसको हम तोड़ते हैं कैसे हैं, तो उसको इस तरह मतलब गोल करके उसके बाद से इस तरह करके मोड़ते हैं जब, तो दो भागों में बढ़ जाएगा। इसी तरह असूत्री विभाजन में विषाणुओं, जीवाणुओं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी जीव जंतु मतलब जीव आते हैं सबका विभाजन इसी में हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद से देखते हैं, अब हम देखते हैं समसूत्री विभाजन, मिटोसिस। तो जो समसूत्री विभाजन होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसके अंदर जैसे यूकैरियोटिक में आ जाएगा जीव जंतु, मानव। तो जैसे मानव है तो मानव में 99% जो है कायिक कोशिका होता है। कायिक कोशिका होता है। कायिक कोशिका वो कोशिका है जिससे हमारे अंग बने होते हैं। तो 99% होता है जो कायिक कोशिका होता है, और 1% होता है जनन कोशिका। जो हमारा शरीर बना होता है 99% कायिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और 1% जनन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जैसे इस समसूत्री विभाजन के द्वारा ही, और हमारे मतलब कहीं कटे पीटे तो घाव जल्दी भर जाता है इस समसूत्री विभाजन के द्वारा। चूहे का पूंछ कटता है तो निकल जाता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। छिपकली का पूंछ कटता है तो निकल जाता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो कभी कभी जो समसूत्री विभाजन है मतलब घातक बीमारी के भी कार्य मतलब बन सक जाता है। इसके वजह से घातक बीमारी भी उठ जाता है। जैसे कोई कोशिका मर गया, ठीक, जैसे कोई कोशिका मर गया तो उसके जैसे 100 कोशिका मर गए, यहाँ पर चोट लगे हाथ पे ही 100 कोशिका यहाँ की मर गई, लेकिन उस सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका का विभाजन करता है, लेकिन जहाँ 100 कोशिका मर गई उसके जगह पर 100 कोशिका नहीं चाहिए, बननी चाहिए। 100 बन गई तो ठीक है, 200 300, लेकिन जब 100 कोशिका की जगह 1,00,000 कोशिका, जब 100 कोशिका की जगह 1,00,000 से भी अधिक कोशिका, 1,00,000 कोशिका बन जाती है, तो यहाँ पर गांठ हो जाता है। जहाँ चोट लगता है वहाँ पर गांठ हो जाता है, और जो गांठ है ट्यूमर का रूप ले लेता है, जिसे कैंसर भी मतलब उसके वजह से कैंसर भी हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, गामा रेज से जहाँ पर गांठ बना होता है वहाँ पर गामा रेज से सिकाई करते हैं, जिससे पूरी शरीर डिफेक्टेड हो जाता है, और जिसमें मतलब इंसान का बाल भी झड़ जाता है। ठीक, तो जो समसूत्री विभाजन होता है ये 5 प्रकार का होता है, मतलब 5 इसमें इतना बड़ा सबसे बड़ा होता है। ठीक, और समसूत्री विभाजन मतलब 5 भाग में इसका विभाजन होता है। तो हम देखें तो समसूत्री विभाजन में, और जब किसी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर उस व्यक्ति का HIV और शुगर जांच कराने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन जब होता है किसी व्यक्ति का, उसे HIV या शुगर रोग होगा तो उसमें जो कोशिका विभाजन होगा उसमें घाव बन जाएगा, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। तो समसूत्री विभाजन को मतलब 5 भागों में इसका विभाजन होता है। इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज और 5वां टेलोफेज। तो हम सबसे बड़ा जो इसमें होता है, सबसे बड़ा स्टेज, ये जो होता है सबसे बड़ा स्टेज होता है, उसके बाद से बीच में का जो स्टेज होता है, बीच में का स्टेज होता है, और सबसे मतलब छोटा स्टेज ये होता है।
और टेलोफेज में पूरी तरह से कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इंटरफेज के बारे में। तो इंटरफेज सबसे बड़ा स्टेज इसमें होता है। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में क्रोमोसोम और डीएनए अलग होता है। जैसे न्यूक्लियस को यहाँ खोलने पर इसमें क्रोमोसोम पाए जाएंगे और क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाएगा। तो इसमें इंटरफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये बीच से अलग हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे इस तरह हो जाएंगे। ठीक, क्रोमोसोम क्रोमोसोम इसमें क्रोमोसोम का विभाजन होगा इंटरफेज में, और डीएनए का। क्रोमोसोम में तो डीएनए पाया जाएगा, इसलिए क्रोमोसोम के साथ साथ डीएनए का भी विभाजन हो जाएगा इंटरफेज में। अब प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे केंद्रक हो गया, इसमें बीच से इसका विभाजन हो जाएगा। ठीक, इंटरफेज जान गए, प्रोफेज जान गए। अब हम देखते हैं मेटाफेज। तो जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज मतलब बीच का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तुर्क धागा होता है, तुर्क धागा। मेटाफेज में तुर्क धागा स्प्लेंडर फाइबर जिसे कहते हैं, स्प्लेंडर फाइबर। तो मेटाफेज में क्या होता है, जैसे कोशिका में, कोशिका हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका का अंग है। ठीक, बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, तो कोशिका में मेटाफेज में तुर्क धागा स्प्लेंडर फाइबर मेटाफेज में क्या करता है, कोशिकाओं को बीच से बांध देता है। जैसे लाइसोसोम है, अगर हम कोशिका को ऐसे तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो गलती से लाइसोसोम फूट गया तब तो पूरा कल्याण हो जाएगा, मतलब पूरा कोशिका का मृत्यु हो जाएगा। ठीक, तो क्या करता है, इसमें जैसे सभी कोशिकाओं को स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण होता है और सभी कोशिकाओं को बीच से बांध देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो इसको बीच से बांध देगा, सेंट्रोसोम सबको, मतलब सबको, जितनी भी कोशिकाएं होती है मेटाफेज में न्यूक्लियस सबको बीच से बांध देगा, सभी कोशिका के अंगों को बीच से बांध देगा। इसके बाद से आ जाएगा चौथा प्रोसेस, एनाफेज। जो एनाफेज होता है सबसे छोटा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम गुब्बारा में पानी, किसी गुब्बारा में बैलून में पानी भरेंगे। ठीक, तो और बैलून को बीच से जब बांधने पर इसमें गुब्बारा हुआ, तो इसको हम बीच से बांधेंगे तो जो पानी है इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, वैसे ही इसमें क्या होता है, जब कोशिका को बांध देते हैं इसमें, तो इसमें बांधने के बाद से इसमें देखिए, इसमें जब कोशिका को बांध देते हैं तो जो कोशिकांग होते हैं, इसमें कोशिका के जब बीच पूरा जैसे कोशिका है, ठीक, इसमें तो कोशिका का अंग बना बनाया है और इसमें पूरा कोशिकाओं को बांध देते हैं। तो क्या होता है, जो कोशिका के अंग होते हैं इधर चले जाते हैं, कोशिका का अंग इधर चले जाएंगे। जैसे किसी बैलून होता है, बैलून है और बैलून को इस तरह मोड़ेंगे तो बैलून को मोड़ने पर ऐसा हो जाता है, बीच से मोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, आधा हवा इस तरफ, आधा हवा इस तरफ। इसी तरह से एनाफेज में होता है। ठीक, एनाफेज में जितने भी कोशिकांग होते हैं बीच से बांधने पर तुर्क धागा से बांध, और एनाफेज में तुर्क धागा से बांधेगा, और जितने भी कोशिकांग हुए केंद्र की चल, मतलब कोशिकांग ध्रुव को चल जाएंगे, ध्रुव की ओर। अब लास्ट बचा टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में जैसे सब प्रोसेस हो जाता है, इसको टेलोफेज में कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब कोशिका का विभाजन टेलोफेज में पूर्ण हो जाता है। अब विभाजित करता है। इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज सबसे बड़ा स्टेज होता है, इंटरफेज सबसे बड़ा स्टेज होता है। इंटरफेज में क्रोमोसोम और डीएनए का विभाजन होगा। ठीक, मेटाफेज नहीं, प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में केंद्रक का विभाजन होगा, प्रोफेज में केंद्रक।
विभाजन, केंद्रक का विभाजन होगा प्रोफेज में। और मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज जैसे बीज का प्रोसेस होता है, और मेटाफेज में जितने भी कोशिका के अंग होते हैं सब स्प्लेंडर फाइबर से सब बंध जाता है, मतलब स्प्लेंडर फाइबर कोशिका के सभी अंगों को बीज से बांध देता है। और चौथा हो जाएगा एनाफेज। एनाफेज जो अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है, एनाफेज में जो कोशिका होता है, कोशिका को बीज से बांध देता है स्प्लेंडर फाइबर, और जो कोशिकांग होते हैं ध्रुव को तरफ चले जाती है। और टेलोफेज में क्या होता है, जब ये ध्रुव तरफ चली जाती है तो धीरे 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 काट देता है। अगर इस तरह और तुर्क धागा बन जा रहा है स्प्लेंडर फाइबर, और कोशिका इस तरह, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, मतलब कोशिका का अंग इधर रहेंगे तो, और इसको काटने पर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया गिर जाएगा बाहर, सेंट्रोसोम गिर जाएगा। इसलिए जब ये बंधे जाता है स्प्लेंडर फाइबर, मतलब बांधेगा, तो जो अंग होते हैं ये बीच से बांधने पर अंग जो होते हैं ध्रुव तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद उसके बाद से टेलोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे काट देता है और कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक, समसूत्री विभाजन तो हम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे असूत्री विभाजन। तो हम पढ़ लिए समसूत्री विभाजन, अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन में मेल का स्पर्म, अर्धसूत्री विभाजन में मेल का स्पर्म का विभाजन होगा और फीमेल का ओवम का विभाजन होगा, फीमेल का ओवम का विभाजन होगा। ठीक, तो समसूत्री विभाजन में क्या होता था, समसूत्री विभाजन में जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट, मतलब कोशिकाओं में कहीं चोट लग जाए तो टूटी फूटी कोशिकाओं को मतलब विभाजित हो जाता था, तो समसूत्री विभाजन हो गया। और अर्धसूत्री विभाजन में मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम विभाजित होता है। ठीक, तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं, इसमें जनन कोशिका विभाजित हो गए। ठीक, तो अब देखते हैं और इसके बारे में। तो आपको पता है मेल हो गया फीमेल, तो मेल में कितना गुणसूत्र पाएगा, कितना, मेल में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाएगा, 23 जोड़ी यानी 46, मेल में 46 गुणसूत्र पाया जाएगा, फीमेल में 46 गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक, मेल में 46 गुणसूत्र पाया जाएगा यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाएगा, और फीमेल में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ा पाया जाएगा। तो और इससे जो संतान उत्पन्न होगा तो कोशिका विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक, तो इसमें से आधा आएगा। ठीक, अगर ये 46 का 46 दे दे, 46 का 46 दे दे तो ये तो 92 हो जाएगा। तो जो इससे बच्चा पैदा होगा इसमें 92 गुणसूत्र हो जाएगा, जो कि घात, तो इसलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब 46 है तो सिर्फ इसमें 23 ही जाएगा, इसमें 23 ही जाएगा, और ये 46 है फीमेल का, इसमें 23 ही जाएगा, तब जाके बनेगा 46। तो इसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन, और नए संतान का जन्म होता है। ठीक, तो जो होता है, अब हम जान लेते हैं, जो मेल हो गया या फीमेल हो गया। ठीक, तो मेल में ऑटोसोम, मेल में ऑटोसोम की संख्या 44 होता है, और एलोसोम का संख्या 2 होता है। फीमेल में भी ऑटोसोम की संख्या 46 और एलोसोम की संख्या 2 होगा। तो जो मेल और फीमेल में 44 होते हैं ऑटोसोम, इससे क्या होगा, इससे शरीर का निर्माण होता है इससे। और जो ये दो बचते हैं, 2 कौन बचेगा, मेल में क्या होगा एक्स और वाई, फीमेल में क्या होगा एक्स एक्स। तो मेल और फीमेल में इसमें एक्स वाई होगा, इसमें एक्स एक्स होगा। तो इस 44 से मिलकर क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। मतलब इसमें तो शरीर का निर्माण ही होता है। और जो जनन कोशिका, मतलब जनन का निर्धारित करेगा कि लड़का होगा या लड़की, वो एक्स वाई और एक्स एक्स ही मिलकर निर्धारित करते हैं। ठीक, तो जब इसमें से
मेल का 44 और ये 44 मिलियन में, इसमें आधा आधा आएगा। जैसे 44 है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 44 है तो इसमें से कितना आएगा 22। ये 44 है तो इसमें से कितना आएगा 22, तो 22 22 मिलकर 44 बन जाएगा। और ये एलोसोम जो है एलोसोम 2 कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा, ठीक 4 नहीं होगा, 2 है तो अर्धसूत्री विभाजन होगा जब तो कितना आएगा 1 ही ना आएगा, और इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन 1 ही आएगा। इसमें से तो एक से आएगा, एक से है तो एक से ही आएगा, ठीक 1 से आ गया। अब इसमें से निर्धारित कर X क्रोमोसोम जाएगा या Y क्रोमोसोम जाएगा। जब इसमें से X क्रोमोसोम जाएगा तो ये लड़की होगी, और जब इसमें से Y क्रोमोसोम जाएगा और इसमें से X क्रोमोसोम जाएगा, इसमें से Y क्रोमोसोम जाएगा तो XY होगा तो ये लड़का होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो आधे आधे क्रोमोसोम से संख्या होती है आधे आधे आती है, जिससे लड़का या कभी कभी क्या होता है जो इसमें से जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कम हो जाती है और या फिर ज्यादा हो जाता है। तो अगर इसमें से जो क्रोमोसोम जाता है तो 46 होता है, 46 2 है और यहाँ पर 2 जाएगा तो दोनों मिलकर 46 होगा ना, 46 क्रोमोसोम होगा, जिससे एक लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है 46 की जगह पर क्रोमोसोम 45 हो जाता है, ठीक। तो जब क्रोमोसोम 45 हो जाता है तो इससे जो लड़की उत्पन्न होगी वो मतलब उसका जन्म नाम अल्पविकसित होगा, ठीक। तो उसमें जैसे बांझपन की समस्या देखी जा सकती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाएगा। ये सब बीमारी है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अब हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे सिंड्रोम के बारे में। तो सिंड्रोम क्या होता है, जब गुणसूत्र में क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण ही सिंड्रोम होता है। जैसे क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है 46 तो कभी गुणसूत्र हो जाएगा 45 या कभी हो जाएगा 47, तो गुणसूत्र जो अनियमित हो जाता है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और उसके वजह से कोई बीमारी होती है, जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या घटकर 45 हो जाएगा, और एक टर्नर सिंड्रोम केवल फीमेल में पाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, बांझपन की समस्या देखी जाए, मतलब बांझपन हो जाता है, अल्पविकसित हो जाएगा, इसका शरीर अल्पविकसित हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम का संख्या बढ़कर 46 से 47 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 47 हो जाएगा, और ये मेल और फीमेल दोनों में होगा। इसमें शरीर बेडूल हो जाएगा, शरीर होठ हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, शरीर बेडूल हो जाएगा, भद्दा जैसा दिखेगा। आप देखोगे अपने आसपास या गाँव में मतलब या कहीं देखोगे भद्दा या मोटा होठ, इसमें डाउन सिंड्रोम बीमार हो गया हो। और इसमें 47 क्रोमोसोम पाया जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाता है। अब उसके बाद आता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी, और ये मेल में पाया जाएगा, सिर्फ मेल में, और इसकी वजह से नपुंसकता मेल में हो जाती है। और उसके बाद पटाव सिंड्रोम इसमें भी 47 हो जाएगा, और ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाए, मतलब दोनों में होता है पटाव सिंड्रोम। और इसमें होठ जो होता है कट जाता है। हमारे मतलब घर के आस पड़ोस में एक लड़का है, उसका भी जैसे होठ कट गया, तो इसका क्या होता है, जैसे बचपन में जिसका होठ कट जाएगा पटाव सिंड्रोम, उसका जो होता है मतलब टाका मारा जाएगा ना, तो बचपन में ऐसा ही हो जाता है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। अब हम अगले चैप्टर उत्तक जो है, उत्तक टिश्यू, अब हम कल से अगले चैप्टर स्टार्ट करने उत्तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।